इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले डालेंगे हेडलाइंस पर। सरकार ने कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसले। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के पास कोयले का भरपूर भंडार, कोयले से गैस बनाना और फिर गैस से अलग अलग तरह के रसायन बनाने का करेंगे काम। नीट यूजी 2026 पेपर रद्द होने पर बोले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का हमारे देश के भविष्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़ किसी न किसी की जवाबदेही होनी चाहिए थे। नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारी पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर संत और महंतों के साथ की गई चर्चा। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी का काम बंटवारे और विभाजन की राजनीति करना, यूसीसी का भी दुरुपयोग करने की कोशिश में बीजेपी। हरियाणा सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा ने पीएम मोदी की अपील पर किया अमल। सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए साइकिल से पहुंचे मंत्री अरविंद शर्मा। कहा किसी भी संकट से पीएम मोदी का नेतृत्व निपटने में सक्षम। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कोयला गैसीकरण को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है, जहां गैस की जरूरत और भू राजनीतिक हालात को देखते हुए हम खुद को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, इस पर विचार से चर्चा किया गया। भारत के पास कोयले का भरपूर भंडार है। भारत के पास इतना कोयला है कि वह अगले 200 सालों तक की जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो क्या हम उस कोयले का इस्तेमाल करके गैस बना सकते हैं? इस दिशा में काफी समय से प्रयास चल रहे थे और आज एक फैसला लिया गया है। कोयला गैसीकरण योजना, यानी कोयले से गैस बनाना और फिर उस गैस से खाद बनाना, कोयले से गैस बनाना, फिर उस गैस से बिजली बनाना, कोयले से गैस बनाना, फिर उस गैस से अलग अलग तरह के रसायन बनाया। यह एक बहुत बड़ा फैसला है। ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कोल गैसिफिकेशन का। आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था। उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। कोल गैसिफिकेशन के लिए पहले ये पिक्चर देखना चाहिए हमें। कोल को हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉपर, उसको क्रश करने के बाद में उसकी थोड़ी सीविंग होती है, प्रॉपरली उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करके इसकी एक फर्नेस होती है कोल गैसिफिकेशन की। इस कोल गैसिफिकेशन की फर्नेस में कोल को डालने से और बहुत हाई टेम्परेचर पे 1000 to 1500 डिग्री और 30 बार हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जब कोल को हम फर्नेस के अंदर डालते हैं तो फिर वो कोयला जलता नहीं है, एक गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है और बेसिकली कोयला माने कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सब उसके अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर में होते हैं। तो
उसको गैस उसमें सीधी सिंथेसिस गैस बन के निकलती है, जिसको शॉर्ट में सिन गैस बोलते हैं। सिंथेसिस गैस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होता है। CO और H2 का रेशियो जैसा हमारा आगे का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो सिन गैस है, इस सिन गैस को नेचुरल गैस के कंपेरेबल यूज में लिया जा सकता है। नेचुरल गैस को जैसे हम PNG, LNG ऐसे बोलते हैं ना, वैसे इसमें सिन गैस को SNG भी बोलते हैं, सिंथेसिस नेचुरल गैस, ऐसा मतलब शॉर्ट फॉर्म समझो आप, SNG। और इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से LPG का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। कई तरह के बाय प्रोडक्ट्स इसमें से निकलते हैं जिनका उपयोग फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की तरह इसमें भी उपयोग होता है। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा आज का फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है, और उतना ही देश के लिए भविष्य का एक ये बड़ा इंश्योरेंस बनता है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक और उसके बाद परीक्षा रद्द होने पर AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि ये बहुत ही अफसोसजनक, चिंताजनक और दुखद बात है कि नीट का पेपर लीक हो जाता है। 23 लाख से ज़्यादा छात्रों के साथ उनके जीवन, उनके भविष्य और हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी न किसी की जवाबदेही तो तय करनी होगी। हमारा मानना है कि सरकार को छात्रों की फीस की अदायगी करनी चाहिए। इसके लिए सरकार को सख्ती से कार्रवाई तय करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाए और जांच की जाए कि क्यों बार बार ऐसा हो रहा है। चिंताजनक और दुखद बात है कि नीट का पेपर लीक हो जाता है, हाँ? और 23 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट है, उनकी जिंदगी के साथ, उनके फ्यूचर के साथ, जो देश का हमारा भविष्य, उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। आप देखिए पिछले 2024 के अंदर भी हो गया था ये लीक। तो क्या कर रही है सरकार? अरे सरकार एक पेपर नहीं बचा सकती, इतना लीक कैसे हो रहे हैं पेपर? और अब स्टूडेंटों का क्या कसूर है? ये स्टूडेंट इतनी 2 साल से मेहनत करे, इतना खर्चा किया, इतना पढ़ाई किया, जाके एग्जाम दिया, और उनको लगा एग्जाम में अच्छा हमने प्रदर्शन किया, उनको क्या बीतेगी उनके दिल पे? उनका तो मोरल आपने पूरा के पूरा तोड़ दिया ना, उनके तो मोरल के साथ खिलवाड़ हो गया। अरे साहब, ये NTA क्या कर रहा है? NTA ने अगर प्रॉपर से किया हो तो नौबत नहीं आती। हर मर्तबा का ये हो गया, पेपर लीक हो रहे हैं। अरे ये साहब, ये बहुत ही सीरियस इशू है। ये एक बच्चे के जिसने नीट का पेपर दे के आया, उसकी मानसिक हालत क्या है आपको पता है? कितने लोग बेचारे पेपर देने के बाद चले गए बाहर, अब उनको वापस आना है। ये फीस इतनी लेते हैं ये लोग, इतना पैसा खर्चा होता है। तो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। ये बस CBI इंक्वायरी बिठा दिया, CBI का रिजल्ट आएगा, जब तक तो कितने MBBS के डॉक्टर बन जाएंगे। ये हमारा देश का भविष्य है। ये देश के हमारे युवा युवी जो है, ये पढ़ाई करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट है, इनके भविष्य के इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। मगर सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। इनका जब एजुकेशन मिनिस्टर जब जा रहे होते हैं, पत्रकार उनसे सवाल करते हैं कि भाई बताइए क्यों हुआ, वो जवाब देने को तैयार नहीं है, चुप्पी साध के चले जाते हैं। अरे अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करना पड़ेगा ना किसी ना किसी के ऊपर, कि हर बार इसी तरह होता रहेगा। स्टूडेंट की लाइफ के साथ आप खेल रहे हो, स्टूडेंट की लाइफ को बर्बाद करने में तुल गई है सरकार तो पूरी तरह से। तो हमारा तो ये मानना है कि जो फीस है, जो लोगों ने भरा है स्टूडेंट ने, पूरा उसका रीइंबर्समेंट होना चाहिए। स्टूडेंट को कंपेंसेशन देना चाहिए सरकार द्वारा पूरी तरह, क्योंकि पैसा खर्चा करके लोग गए हैं वहां पे। कोई ये यहां से वहां गया है, ट्रैवल करके गया है, वहां रहा है, तो इस तमाम चीजों का खर्चा भी लगा है लोगों का। तो सरकार को फीस रीइंबर्समेंट करना चाहिए, कंपेंसेशन देना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमारी आगे ये भी मांग है कि बाद में अब जो सरकार वापस जो इसका कराने वाली एग्जाम टेस्ट, उसका भी सरकार पूरी तरह से कंपेंसेशन दे स्टूडेंटों को, ताकि उनको जो आने जाने का किराया, खर्चा, रहने का हर तमाम चीज सरकार को देना चाहिए। क्योंकि सरकार की लापरवाही की वजह से ही हुआ है, स्टूडेंट की इसमें कोई गलती नहीं है। सरकार की लापरवाही की वजह से जो चीज हुई है, उसको सरकार को पूरा भुगतान भरना पड़ेगा।
ये हमारी मांग है, ये स्टूडेंटों की मांग है, तमाम उन पेरेंट्स की मांग है जिनके स्टूडेंट का भविष्य सरकार खराब करना चाह रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। और इतना ही नहीं, सीबीआई इंक्वायरी कर दिया। हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की मॉनिटरिंग के अंदर एक कमेटी का गठन किया जाए और पूरी तरह इंक्वायरी की जाए। क्यों ये हो रहा है, क्यों बार बार इस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो इसके लिए सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स को कंपेंसेशन देना पड़ेगा। और जो कोचिंग क्लासेस के अंदर पढ़ रहे थे उनको भी, कोचिंग क्लासेस वालों से भी मेरा दरखास्त है कि आप बिना फीस लिए आप आगे बढ़ के इनकी मदद करिए। और सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा मॉनिटर की गई एक कमेटी का गठन करे सरकार, और पूरा जड़ से पता करे कि कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है इसमें, किस किस का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये दिख कुछ और रहा है, हो कुछ और भी सकता है। तो सरकार पूरी गंभीरता के साथ इसका काम ले, ये हमारी मांग है। वरना तो स्टूडेंट है, देखो सड़कों पे भी स्टूडेंट उतरेगा, संवैधानिक तौर से अपना एहतजाज प्रोटेस्ट भी करेगा, जो हो भी रहा है। कोर्ट कानून के भी दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, वो भी करता है राज्य में, क्योंकि ये तो देश के भविष्य का सवाल है। एक स्टूडेंट देश का भविष्य है, उसके भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ आप किसी कीमत पे नहीं कर सकते। और हम किसी भी कीमत पे इस तरह का हमारे बच्चों के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों पर कहा कि सभी संत और महंतों के साथ कुंभ के बारे में चर्चा हुई। कई सुझाव संत महंतों ने दिए, क्योंकि उन्हें कई कुंभों का अनुभव है, इसलिए राज्य सरकार की ओर से उनके सुझावों पर अमल किया जाएगा। हर अखाड़े को 5 करोड़ रुपए सुविधाओं के लिए देने का ऐलान मुख्यमंत्री ने कर दिया है। साफ सफाई, स्वच्छ पानी की सुविधा और प्रदूषण मुक्त वातावरण के साथ मेडिकल सुविधाएं, पार्किंग आदि के इंतजाम करने की भी निर्णय लिया गया। कुंभ में लगभग 12 करोड़ लोग आएंगे, उन्हें कोई भी असुविधा न हो, इसका प्रयास राज्य सरकार करेगी। इसके साथ ही नीट पेपर लीक मामले पर कहा कि सीबीआई इस पर जांच कर रही है, जो भी हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ने आज सभी संत महंतों के साथ में एक महत्वपूर्ण कुंभ सिंहस्थ कुंभ के बारे में चर्चा हुई और कई सुझाव संत महंतों ने दिए हुए, क्योंकि उनको कई कुंभों का अनुभव है, इसलिए राज्य सरकार की वजह से उनके सुझाव पर उसका अमल किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा और वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल सरकार रखेगा। इसमें आज वो हर अखाड़े को 5 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है उनके बाकी सुविधाओं के लिए, और जो छोटी संस्था है वो स्थानिक, उनको 15 लाख रुपया हर अखाड़े को देने का भी निर्णय लिया है। उनकी बिजली का बिल जो है उनसे नहीं लिया जाएगा, अपना प्राधिकरण भरेगा, ये भी तय हुआ है। और यहाँ पर वहाँ पर पूरी तरह साफ सफाई हो, गोदावरी का जो पानी है स्वच्छ हो, प्रदूषण मुक्त हो, ये सब जो है वहाँ होगा। वहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, पार्किंग की सुविधा होगी, हॉस्पिटलिटी होगी, आरोग्य की व्यवस्था होगी, सभी जो सुविधा है वहाँ पर जमीन अधिग्रहण का काम तेज़ी से यहाँ पर करने का भी निर्णय लिया है। आज ही 283 एकड़ ज़मीन जो है उसके ऊपर निर्णय लिया गया और 2267 रुपये का 2200 करोड़ की जो लागत है वो ज़मीन अधिग्रहण का भी निर्णय लिया है। जितनी भी ज़मीन त्र्यंबकेश्वर में और नासिक में चाहिए जो कुंभ के लिए वो अधिग्रहित की जाएगी और जिनकी ज़मीन ली जाएगी उनको ज़मीन के बदले ज़मीन या ज़मीन के बदले मुआवजा दिया जाएगा। और काफ़ी वहाँ पर कुंभ में लगभग 12 करोड़ लोग आएंगे और उनको कोई भी असुविधा ना हो, इसकी पूरी कोशिश सरकार करेगी, नियोजन करेगी। और सभी लोगों ने वहाँ पर जो संत महंत आए थे उन्होंने अपने अपने सुझाव रखे, अपने अपने अनुभव वहाँ पर कथन किए और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो भी उनको इस कुंभ को यशस्वी करने के लिए जितना भी नियोजन करना है सब पूरा करेंगे। ये कुंभ जो है नासिक के विकास का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। वहाँ विकास होगा, वहाँ स्थानिक जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, वहाँ का डेवलपमेंट होगा और ये सब जितनी भी हमारी गोदावरी नदी है पूरी तरह ये जहाँ जो ड्रेनेज का पानी जाता है एसटीपी के माध्यम से वो रोका जाएगा
और प्रदूषण मुक्त गोदावरी भी की जाएगी। नीट के मामले में नासिक से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वो तो सीबीआई उस पर जांच कर रही है। जो भी हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री की अपील को कैसे देख रहे हैं? असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि असम के लोग चाहते हैं कि 6 समुदायों को एससी दर्ज मिले, उसका उल्लेख क्यों नहीं हुआ। असम के लोग चाहते हैं कि एनआरसी संपूर्ण हो, उसका उल्लेख क्यों नहीं हुआ। असम के लोग चाहते हैं कि असम अकॉर्ड का कार्यान्वयन अच्छे से हो, उसे लागू किया जाए, उसका उल्लेख क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में बीजेपी यूसीसी की बात करती है, लेकिन क्या बीजेपी समानता में विश्वास करती है? क्योंकि बीजेपी समाज में जो बंटवारे और विभाजन की राजनीति करती है, उस नजरिए से वे संविधान के उल्लिखित यूसीसी का दुरुपयोग करना चाहती है। असम के लोग चाहते हैं कि 6 समुदायों को एसटी स्टेटस मिले, उसका उल्लेख क्यों नहीं हुआ। असम के लोग चाहते हैं कि एनआरसी संपूर्ण हो, उसका उल्लेख क्यों नहीं हुआ। असम के लोग चाहते हैं कि असम अकॉर्ड उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हो, उसको लागू किया जाए, उसका उल्लेख क्यों नहीं हुआ। विभिन्न राज्यों में भाजपा यूसीसी की बात करती है। यूसीसी में यू मतलब यूनिफॉर्म, मतलब समान, लेकिन क्या भाजपा समानता में विश्वास करती है? क्या भाजपा भारत के नागरिकों को समान सम्मान देती है? क्या भाजपा भारत के नागरिकों को समान अधिकार देती है? क्या वास्तविक में कानून के सामने जहां जहां भाजपा शासित प्रदेश है, क्या नागरिकों को समान सुरक्षा मिलती है, या बंटवारे के नजरिए से, विभाजन के नजरिए से भाजपा अपनी राजनीति करती है? तो भले ही हमारे भारत के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिस्ट में उल्लेख किया गया है, लेकिन भाजपा यूनिफॉर्म राइट्स में विश्वास नहीं करती। भाजपा यूनिफॉर्म रिस्पेक्ट विश्वास नहीं करती। भाजपा इक्वालिटी में विश्वास नहीं करती। तो भाजपा समाज में जो बंटवारे और विभाजन की राजनीति करती है, उस नजरिए से एक प्रकार का संविधान में उल्लेखित यूसीसी का दुरुपयोग करना चाहती है। और जहां जहां उन्होंने यूसीसी की बात की है, शुरुआत में तो वो कहते हैं कि जनजाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखेंगे, लेकिन वास्तविक में ये मंशा उनकी नहीं है। उनकी मंशा ये है कि हमारे अनुसूचित जनजाति के जो परंपराएं हैं, जो नियम हैं, जो कानून हैं, उसको धीरे धीरे खत्म करके भाजपा के राजनीतिक विचारधारा में शामिल करके हमारे भारत के विभिन्न प्रांतों में जो अनुसूचित जनजाति की जो परंपराएं हैं, उनको निषेध करना, उनको खत्म करना। थैंक यू। तो कल क्यों नहीं किया? शपथ ग्रहण में कितने गाड़ियां आई? शपथ ग्रहण में कितने फ्लाइट आई? कल तो हमने देख लिया कि शपथ ग्रहण में उन्होंने अपने ही विचार, अपने ही बातों को उन्होंने सम्मान नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। वैसे ही भाजपा के विफल आर्थिक नीति के कारण महंगाई बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। अब भाजपा के विफल विदेश नीति के कारण हमारे समाज पर आर्थिक बोझ अब और बढ़ने ही वाला है। आज से 2.5 महीने पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि सरकार को सतर्क रहना चाहिए, सरकार को कदम उठाने चाहिए। सरकार जवाब दे कि जब राहुल गांधी जी ने, विपक्षी दलों ने सकारात्मक सुझाव दिया, तो ये सरकार क्या करके रही? पिछले 2.5 महीने में क्या तैयारी की? लोगों को किस प्रकार से सुरक्षा दिया? लोगों को किस प्रकार से बचाव दिया? क्या हमको महंगाई,
आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए क्या कदम इस सरकार ने उठाया है उसका उल्लेख दे, क्योंकि 2.5 महीने पहले ही राहुल गांधी जी ने कहा। तो बार बार हम देखते हैं कि ये अपने ही वाह वाह में इतने वो मग्न रहते हैं कि वास्तविक में जो मूल समस्या हैं उन पर नजर जितनी रखनी चाहिए वो रखते नहीं है। धन्यवाद। हरियाणा सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा निकाय चुनाव सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए साइकिल से पंचकमल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कोई भी संकट आ सकता है, कोई भी परेशानी आ सकती है, हमें डरना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना संकट आया था, देश ने अच्छे से मुकाबला किया, हमें इस बात से घबराना नहीं है, किसी भी संकट से पीएम मोदी का नेतृत्व निपटने में सक्षम है। देखिए, पूरा देश मोदी जी के आह्वान पर, मोदी जी की अपील पर पूरे देशवासी इस मुहिम में लग गए हैं कि किस तरह से मेरा भी योगदान फ्यूल बचाने में हो। पूरा देश लग गया। तो ये आप देखेंगे, हमने भी एक छोटी सी शुरुआत की है कि साइकिल से आए हैं, और हम ये कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय में कि अपने घर से, सेक्टर 16 में मैं रहता हूँ, अपने घर से हमारे मुख्यमंत्री जी का आवास है, कोई मीटिंग है वहाँ सेक्रेटरीट में जाना है या विधानसभा में जाना है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम साइकिल का इस्तेमाल करें। जिस तरीके से कारण क्या है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप देखें, जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है वो अभी थम नहीं रहा है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी सोच है कि कोई भी संकट आ सकता है, कोई भी परेशानी आ सकती है, लेकिन हमें डरना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोई भी, अब कोविड का संकट आया था, कितनी अच्छे तरीके से देश ने निपटा, पूरा विश्व जानता है। तो हमें इस बात से घबराना नहीं है, किसी भी संकट को मोदी जी का नेतृत्व निपटने में सक्षम। जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते हुए नजर आए, किस तरीके? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की, आपने देखा हर जगह कमल का फूल खिला है 99%, और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, 36 बिरादरी का साथ, आशीर्वाद, और जो सरकार की जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं हर वर्ग के लिए, उनकी जीत है। और विकास के लिए सरकार का जो, पार्टी का जो संकल्प पत्र है, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, विधानसभा में भी आया, उस संकल्प पत्र को बहुत सीरियस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं, उसको पूरा करते हैं। लोग जानते हैं कि जो बात भारतीय जनता पार्टी कहेगी वो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको निश्चित तौर पर पूरा करेगी। हजारीबाग के HZB आरोग्यम नर्सिंग इंस्टीट्यूट में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ निर्देशिका प्रीति जैन, प्रशासक जया सिंह और शिक्षकों चिकित्सकों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान आधुनिक नर्सिंग सेवा की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही छात्र छात्राओं ने भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नर्सिंग सेवा के महत्व को प्रस्तुत किया। प्रशासक जय सिंह ने कहा कि मरीजों की देखभाल में नर्सिंग स्टाफ की भूमिका बेहद अहम है। कार्यक्रम के अंत में HZB आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में केक काटकर नर्सिंग दिवस मनाया गया। सागर के गढ़ाकोटा में कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य और ड्रग विभाग ने मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया, जहां कार्रवाई के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर मनीष सुमन ने विभिन्न मेडिकल स्टोरों पर दवाइयों के स्टॉक, लाइसेंस और जरूरी दस्तावेजों की जांच की। निरीक्षण की सूचना मिलते ही कई मेडिकल संचालकों ने दुकान बंद कर दी, जिससे नगर में हड़कंप की स्थिति रही। विभाग ने बताया कि बंद मिली दुकानों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान अवैध दवा बिक्री और नियमों के उल्लंघन पर निगरानी के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। स्टोरों का निरीक्षण किया है, क्या पाया गया और आपके माध्यम से क्या कार्रवाई की गई? देखिए, जो भी निरीक्षण चल रहे हैं ये संयुक्त टीम के द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं, जो कि माननीय कलेक्टर महोदय जी के निर्देशन में हो रहे हैं। जो भी नशे के संबंध में दवाइयों की कुछ लोगों के द्वारा अगर कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और वो अगर दवाएं बेची जा रही है, तो उसकी रोकथाम हेतु ये कार्रवाई थी, जिसमें निरीक्षण में अभी तो कहीं पर भी ऐसे NRX की दवाएं पाई नहीं गई हैं। 1-2 जगह पे पाई भी गई तो वह बिल संबंधी दस्तावेज उनके पूर्ण रूप से संरक्षित हैं, तो उसके द्वारा ही दवाएं की गई हैं विक्रय। 1-2 जगह पे ऐसा लगा तो खरीदी विक्रय के बिल भी उनसे मांगे गए हैं
और आगे भी जैसी भी, अभी तो कोई शिकायत ऐसी कोई आई नहीं है कार्रवाई हेतु, लेकिन यदि संभवतः कोई शिकायत आएगी तो उस पर भी कार्रवाई की आप हर बार कार्रवाई करने आते हैं, यहाँ पर हर बार कार्रवाई करने आते हैं, तो कोई कार्रवाई का असर नहीं होता, मेडिकल सारे बंद क्यों हो जाते हैं? इसके पहले मेडिकल बंद हो जाते हैं। आपके देखिए ये जो परेशानी है, इसके लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें पत्र प्रेषित करेंगे और जो भी इसमें संभवतः आगे कार्रवाई होगी की जाएगी। ऐसा जैसा कि अभी आप गड़ाकोटा में, गड़ाकोटा से आपके निकलते ही गड़ाकोटा में सैकड़ों मेडिकल है, वो सारे खुल जाते हैं और आपके आने के पहले बंद हो जाते हैं। ये एक बार नहीं देखा गया, ऐसा कई बार देखा गया। ये कारण क्या है और क्यों इस पर आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे? ये इसी के बारे में मैं अपने जो वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करूंगा। इसके बाद में जैसी भी कार्रवाई की जाएगी वो आपको अवगत करा दी जाएगी। सर, अभी गड़ाकोटा में कितने मेडिकल स्टोर्स चल रहे हैं? अभी ऐसे पूरी जानकारी तो देना संभव नहीं है, लेकिन लगभग 30-40 मेडिकल स्टोर गढ़ाकोटा में संचालित। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे Pulse 24 न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।